नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टॉप 10 वाली क्लास यानी स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस नई सीरीज जिसका नाम है टॉप 10 वाली क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज ये तीसरा वीडियो और इस तीसरी वीडियो के साथ हम आज डील करने वाले हैं चौथे चैप्टर के साथ। तो चौथे चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी इस परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस क्लास में पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके माध्यम से इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मूल मंत्र ले लेते हैं। महात्मा जी का लिखा हुआ ये कि गुरु एक सानिध्य है, एक ऐसा सानिध्य जो आपके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है। अतः गुरुओं का सम्मान करें, सभी गुरुओं का आदर करें। देखिए, मैं आपको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। यह हमारी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट में मैं न्याय वाला चैप्टर करवा चुका हूं, शक्ति और सत्ता वैधता वाला चैप्टर भी करवा चुका हूं। तीसरा धर्म ये डिलीट हो रखा है। आज हम चौथे पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने ये पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वे तुरंत इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा नीचे थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो भी ये आ जाएंगे, पहला और दूसरा। आज ये तीसरी क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके देखिए, पहला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है, ठीक है ना, फ्रीडम किसे कहेंगे हम? ऑप्शन ए प्रतिबंधों का अभाव। या अब देखिए, क्या प्रतिबंधों का अभाव होना स्वतंत्रता है? आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको कुछ रोका नहीं, जो मर्जी है वो करो, क्या यह स्वतंत्रता है? या फिर कोई भी कार्य करने की छूट स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने की शक्ति स्वतंत्रता है, या नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं स्वतंत्रता है? तो 4 ऑप्शन, 4 में से सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से सभी कमेंट करके बताइए 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा। क्या प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, कोई भी कार्य करने की छूट स्वतंत्रता है, कोई भी कार्य करने की शक्ति स्वतंत्रता है, या नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं स्वतंत्रता कहलाती है? बिल्कुल सही, सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। बिल्कुल सही है, नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं क्या कहलाती है विद्यार्थियों? स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। आप कोई भी काम करने की छूट, थोड़ी स्वतंत्रता होती है। आइए हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं स्वतंत्रता के। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके कुछ नकारात्मक भावनाओं को समझते हैं जो लोग समझ लेते हैं कि यही स्वतंत्रता है ना। सबसे पहले, प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, ये स्वतंत्रता है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई मेरे को अपने स्कूल नहीं जाने की स्वतंत्रता हो, मेरे पास ये होमवर्क नहीं करना, होमवर्क करने की प्रतिबंधता क्यों हो, है ना। तो प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन नेगेटिव थॉट है, लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से स्वतंत्रता सीमित होती है, यानी स्टेट जितना ज्यादा काम करेगा, स्टेट के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतनी स्वतंत्रता कम हो जाती है। तो ये भी गलत है। हमारे पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जितनी जिम्मेदारियां आती है, हम उतनी स्वतंत्रता से उतने उसको अच्छे से काम करने की काबिलियत सीखते हैं। एक और नेगेटिव थॉट है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। वो स्वतंत्रता के जो बैरी हैं, जो नकारात्मक भाव रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि सरकार कम से कम सरकार हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं करे। जैसे अभी कोरोना काल है, तो कोरोना काल में आपको क्या कर दिया गया? सरकार ने जी लॉकडाउन लगा दिया। राजस्थान के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। तो लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने यह आदेश दे दिया कि भाई ये लोग बाहर निकल सकते हैं, ये नहीं निकल सकते हैं, इसकी दुकान खुल सकती है, इसकी दुकान नहीं खुल सकती है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यह हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है जी, यह हमारी फ्रीडम को रोका जा रहा है, हमारी आजादी को रोका जा रहा है, जबकि ऐसा मानना गलत है। ऐसा मानना गलत है, यह भी हमारी एक नकारात्मक धारणा को जन्म देता है। चौथा थॉट क्या है जी? चौथा विचार क्या है जो नकारात्मक है? कि मानव विकास हेतु खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है।
ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता का मतलब ये है, देखिए आज हमारी सरकारें जो है ना, उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, कुछ आरक्षणों की व्यवस्थाएं हैं, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य ऐसे वर्ग हैं जिनको कुछ आरक्षण हमने दे रखा है। तो कुछ लोगों का मानना है ये जो आरक्षण दे रखा है ना, ये बहुत गलत है, खुली प्रतियोगिता करवाइए। अब मैं आपको इसका भी उत्तर दे देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, खुली प्रतियोगिता उस समाज में संभव हो पाती है जहां सभी लोग समान स्तर पर हो, परंतु जिस समाज के अंदर कुछ लोग अधिक अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोगों के पास धन का संकेंद्रण है, कुछ लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, फुलफिल हो रही है, उनसे उनकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रही है, उस समाज में हम कहां समानता की बात कर पाएंगे। इसलिए मानव विकास के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हमेशा हो, खुली प्रतियोगिता जरूरी नहीं है। स्वतंत्रता सरकार द्वारा समर्थित, पांचवा पॉइंट देखिए, सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार किसी को आरक्षण देती है, सरकार किसी को हितकर चीज देती है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये भी थॉट स्वतंत्रता में ये भी शामिल है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता को भी बनाए रखिए। तो ये सभी थी नकारात्मक अवधारणाएं। अब विद्यार्थियों इसी के अपोजिट अपने पॉजिटिव यानी सकारात्मक अवधारणाओं पर बातचीत करते हैं। सकारात्मक अवधारणा क्या है? सबसे पहली सकारात्मक अवधारणा है कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। अगर सरकार कहते ना कि जो मर्जी है वो करो, ये स्वतंत्रता है। अगर ये स्वतंत्रता हुई तो हर व्यक्ति जो है वो यातायात के नियमों को भी तोड़ेगा, हर व्यक्ति जो है वो खून खराबा भीड़ में अब अपनी हितकर काम करने के चक्कर में दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक होता है। स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानून पालन से है। सही तरीके से स्वतंत्रता वही है कि हम हमारे राज्य द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून का पालन करें, उसको अक्षरशः माने, तभी हम स्वतंत्रता को सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा और चौथा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। जब तक हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता देना, अवसर की स्वतंत्रता देना, सभी लोगों को हर का अपनी फ्यूचर को चुनने की स्वतंत्रता है। ये आर्थिक स्वतंत्रता के बिना ना तो राजनीतिक स्वतंत्रता ना नागरिक स्वतंत्रता, दोनों ही निरर्थक शामिल होंगी। स्वतंत्रता का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। अगर हमें स्वतंत्रता को, फ्रीडम को एक्सेप्ट करना है तो हमें अदर लोगों के फ्रीडम को भी समझना पड़ेगा, उसको भी मान्यता देनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर दे, ये वाली बात है। तो ये थे स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अवधारणा क्या है? कानून का शासन। विधि कहते हैं, देखो सामान्य शब्दों में मैं बात करें तो विधि कहते हैं कानून को। विधि का तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? कानून। तो कानून का शासन, है ना, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? एक होता है, देखो, एक होता है रूल बाय लॉ, एक होता है रूल ऑफ लॉ। इन दोनों शब्दों को समझिए आप। एक तो होता है विद्यार्थियों रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, एक होता है रूल बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा शासन। ठीक है, तो बताइए दोनों में से ज्यादा हितकर कौन सा होगा? सामान्य सी बात है, ज्यादा हितकर एक ही है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, ना कि कानून के द्वारा शासन। अगर कोई राजा, अगर कोई व्यक्ति कानून के द्वारा शासन करवा रहा है, इसका मतलब वो हम अपने सुविधा अनुसार कानून को लगा रहा है। तो कानून अपनी सुविधा अनुसार नहीं होते हैं, कानूनों के आधार पर ही शासन होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि विधि का शासन, यह अवधारणा हमें क्या समझाती है। देखिए, विधि का शासन या कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य विद्यार्थियों यह है कि विधि के शासन से तात्पर्य यह है कि कानून की दृष्टि से
संपत्ति, जाति पाति, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सब इंसान एक समान, है ना। बाबा रामदेव भी कहा करते थे कि सब इंसान एक समान, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और समस्त व्यक्तियों को अपराध करने पर समुचित दंड का प्रावधान होगा। दंड करने वाले को जरूर अपराध करने वाले को जरूर दंड मिलेगा, ठीक है ना। समुचित दंड का प्रावधान होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार विधि का शासन होता है। अगर हमें डेमोक्रेसी को अपनाना है, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि रूल ऑफ लॉ, नो रूल बाय लॉ। इस प्रकार के शासन में शासक व शासित दोनों ही कानून के अधीन होते हैं। देखिए, आज जिस हम व्यवस्था में जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारे राजा यानी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, यहां तक बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला हर व्यक्ति कानून के नीचे होगा। यही है रूल ऑफ लॉ। मैं आशा करता हूं सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया तो कमेंट के अंदर लाइक वाला सिंबल बना दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। देखिए विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है स्वतंत्रता के कोई 5 प्रकार बताइए। अब स्वतंत्रता के 5 प्रकारों का यहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है स्वतंत्रता के 5 प्रकार, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर, बिल्कुल। सबसे पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब इसे पकड़िए, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सबसे पहले प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति हमें स्वतंत्र देती है ना। हर पक्षी जो है उसके लिए आसमान स्वतंत्रता दी गई है, हम उसको पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। तो यह स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम स्वयं भी नहीं रोक सकते हैं, वो हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता है। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता भारत के समस्त, अथवा मैं कहूं किसी भी देश के समस्त नागरिकों को संविधान द्वारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी जाती है। यह स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है। आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है, मूल अधिकार। मुझे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से देश से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता होगा। अधिकार कौन जमाता है जी? अमेरिका जमाता है। कौन जमाता है? अमेरिका। तो याद कर लेंगे क्योंकि अमेरिका के पास पावर ज्यादा है ना, तो अमेरिका अधिकार जमाता, तो यूएसए से हमने लिए हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। अगला है हमारे सामने राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। राज्य के कार्यों और राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में हर व्यक्ति, देखिए हमारे यहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने, वोट देने, इन सब चीजों के अधिकार है। यह वह स्वतंत्रता है जिसे प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। तो आइए अगली स्वतंत्रता पर बात करते हैं। अगली स्वतंत्रता है विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभु राज्य यानी सॉवरेन कंट्री। क्या मतलब होता है संप्रभु का? संप्रभुता का तात्पर्य यहां होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब यह है कि भारत पर किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कहा जाता है संप्रभु। संप्रभु राज्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, अर्थात स्वतंत्रता में राज्य अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है। स्वतंत्रता में, इस स्वतंत्रता में राज्य अन्य आदेशों के आदेश को, हमें अब अमेरिका में कहते हैं कि भैया ये करो तो हम ये करेंगे क्या? कोई नहीं है। या कोई और देश हमें कहते हैं कि भैया वो करो तो आप वो करोगे, नहीं। यानी कि हम किसी और देश के आदेशों के पालन से मुक्त है। ये हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता है और इसके बिना अन्य स्वतंत्रताएं आधारहीन है, गौण है। संवैधानिक स्वतंत्रता, यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है, शासन भी इसमें कटौती नहीं कर सकता। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में कोई राज्य, अभी देखो अभी किसी की सरकार है, अभी मोदी जी की सरकार है, कल को मान लो कांग्रेस की कोई सरकार आ जाए, परसों मान लो किसी और पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन कोई भी पार्टी हमारे अधिकारों को, हमारी स्वतंत्रताओं को, जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा लिख दी जा चुकी है,
है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा लिख दी जा चुकी है, उसको वे नहीं हटा सकते, किसी भी आधार पर नहीं हटा सकते। यह होती है हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। तो नाउ आपको आप पता चल चुका है कि हमारी स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी नेचुरल फ्रीडम, नागरिक स्वतंत्रता, उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जी हां विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। रिलेशन बिटवीन द फ्रीडम एंड इक्वलिटी, क्या मतलब है, आइए समझते हैं। स्वतंत्रता और समानता, देखिए क्या होता है ना, स्वतंत्रता और समानता ये एक सिक्के के दो पहलू है। बिना समानता स्वतंत्रता संभव नहीं है और बिना स्वतंत्रता समानता संभव नहीं है। स्वतंत्रता एवं समानता, फ्रीडम एंड इक्वलिटी एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है। इसके पारस्परिक संबंध देखिए, सबसे पहले राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। राजनीतिक समानता का क्या तात्पर्य है? राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि राजनीति में हम सब चुनाव लड़ने, मतदान करने, हर तरीके से क्या है, समान है, क्योंकि नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। यदि राजनीतिक समानता नहीं रही तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने राजनीतिक उद्देश्यों से क्या रह जाएगा, पिछड़कर रह जाएगा। नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति को, अगला क्या है, नागरिक समानता, अगर हमें नागरिक समानता नहीं मिली है ना, सब इंसान एक समान नहीं हुआ, तो स्वतः उपभोग करने के अवसर नहीं मिलेंगे, हर व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग ही नहीं कर पाएगा, वो फ्रीडम का टेस्ट ही नहीं चख पाएगा। सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। अगर सामाजिक समानता नहीं हुई, समाज में सब वर्गों को समान नहीं रखा गया, तो कुछ स्पेशल वर्ग होंगे जिनके पास स्वतंत्रता होगी और कुछ के पास नहीं होगी। और आर्थिक समानता यदि नहीं हुई तो संपत्ति का केंद्रीकरण, सारी की सारी पूंजी, सारा का सारा पैसा किसके हाथ में आ जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, फिर वो समाज में कभी भी आर्थिक कल्याण नहीं चाहेगी, से समाज उसके रहमो कर्म हो जिएगा। सारा समाज पूंजीपतियों के, बड़े बड़े सेठों साहूकारों के नीचे आ जाएगा। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक है। समझ में आ गया आपको कि स्वतंत्रता और समानता किस प्रकार अंतर संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न, समानता के कोई चार प्रकार, चार कहे हैं, मैं यहां पर 8 प्रकार आपको समानता के बताऊंगा। सबसे पहला आ जाता है नागरिक समानता। देखिए पहला पकड़िए, नागरिक समानता। नागरिक समानता का क्या मतलब है? यहां पर यह नागरिक के अधिकारों का समर्थन करती है, जिससे नागरिकों में राज्य के प्रति निष्ठा और राज्य के प्रति लगाव पैदा हो, राज्य में वे अपने आप को मान सके। राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता प्रजातंत्र का आधार है, लोकतंत्र का आधार है। इसके अंतर्गत समान मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार हो, निर्वाचन में खड़े होने की छूट हो, सभी लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, तथा सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का हमें अधिकार हो। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक दृष्टि में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, अन्यथा किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, है सामाजिक समानता। प्राकृतिक समानता, इस अवधारणा के प्रतिपादकों की मान्यता है कि प्रकृति सबको समान उत्पन्न करती है। हम सबको प्रकृति ने समान तरीके से उत्पन्न किया है। हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, सब चीजें बराबर है। केवल सामाजिक परिस्थितियां उनमें भिन्नता लाती है कि कोई अमीर कहलाता है और कोई गरीब कहलाता है। यानी परमपिता परमात्मा तो हम सबको एक जैसा ही भेजते हैं, हमारे आकार को, हमारे रूप को कुछ मिला जुला ही भेजते हैं, परंतु इस धरती पर आने के पश्चात समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारे अंदर विभेदीकरण के बीज बो दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझिए आप विद्यार्थियों, समानता में 5वीं समानता आर्थिक समानता। आपके इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि सभी वर्गों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए तथा सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यह अन्य समानताओं का आधार है।
बिल्कुल है। सब इंसान एक समान, सांस्कृतिक समानता, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्गों में समानता का व्यवहार सांस्कृतिक समानता है। यह संविधान के मौलिक अधिकार में प्राप्त है। कानूनी समानता, कानूनी समानता का तात्पर्य कानून के सामने हम सब बराबर है, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समान समझना चाहिए, समान समझना चाहिए। देखिए, एक जैसे गुनाह पर समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई एसटी एससी वाला कोई गुनाह करता है तो उसके लिए अलग दंड, और कोई विशेषीकृत समूह वाला सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है उसके लिए अलग दंड, तो दंड अलग अलग नहीं हो, समानता हो हर जगह पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा की समानता, शिक्षा के समानता से आशय है बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको शिक्षा को कोई तरीके से रोक टोक ना हो। ये थे हमारे 6 प्रश्न हमने पढ़े। अगर वीडियो पसंद में आ रहा है आपको तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। 7वें प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। 7वां प्रश्न है महत्वपूर्ण कथन और उनके उद्घोषक। यहां उद्घोषक होगा किसने ये महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। जल्दी से बता दीजिए किस महापुरुष ने ये शब्द कहे हैं, तो ये कहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला है स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। वो स्वतंत्रता का मतलब है वो काम करो जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर हानि ना हो, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को कोई ठेस ना पहुंचे। तो ये बात कही है पेन साहब ने। समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। जब तक हम समानता को लेकर नहीं आते, जब तक हम इक्वलिटी को लेकर नहीं आते हैं, तब तक फ्रीडम नहीं होगा। यह बात कही है रूसो साहब ने। स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, यह बात मानते हैं हॉब्स। और मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह भी बहुत फेमस कथन है, ये कहा है रूसो ने। और याद दिए कि ये पैट्रिक हेनरी का ये कथन तो बहुत अच्छा है, इस पर बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी बड़ी कक्षाओं का बहुत फेवरेट कथन है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी कि स्वतंत्रता जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये बात कही है पैट्रिक हेनरी साहब ने। सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण। एक प्रश्न आपको अवश्य रूप से यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 8वां है प्रश्न, स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? लिबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी होने का मतलब क्या कहते हैं ना, लिबरल है। लिबरल होने का मतलब है बंधनों का अभाव या मुक्ति। किसी भी तरीके की कोई बंधन है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, किसी भी तरीके की कोई जकड़ है, किसी भी तरीके का कोई पाश है, उससे मुक्ति पा जाना स्वतंत्रता है, उससे मुक्त हो जाना लिबर्टी है। समझ में आ गई बात? 9 नंबर, स्वतंत्रता के संबंध में परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के क्या विचार है। तो महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता को क्या मानते हैं? महात्मा गांधी स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप के पक्षधर है। जो हमने स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष देखा, स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि स्वतंत्रता का मतलब है कि कंट्रोल हटा दो, नहीं जी, कोई नियंत्रण हटा दो। नियंत्रण तो रहना चाहिए, उसी नियंत्रण में व्यक्तित्व का विकास हो सके, वो वास्तव में स्वतंत्रता कहलाने योग्य है। इस रूप में स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो व्यक्ति को एक उन्मुक्त जीवन जीने तथा जीवन को सुरक्षित रख सके, उसको जीवन यापन के संसाधन जुटाने के अवसर प्राप्त हो, वह अपने विचारों को प्रकट कर सके और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, अपने थॉट्स को लगा सके और अपने जीवन में अपने आप का विकास कर सके। यही स्वतंत्रता मानते हैं बापू हमारे। इनमें से कौन सा वक्तव्य उचित है? सही युग्म हमें बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है, कौन से सही है यह आपको बताना है। पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। क्या राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है? जब तक हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक कोई समानता मतलब है क्या? समानता विधि के शासन में संभव है। बिल्कुल सही है, विधि का शासन।
है ना, शासन द्वारा विधि नहीं चलनी चाहिए। समाज में संपत्ति का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से हो और राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है। तो इनमें से ज्यादा जो सही उचित वक्तव्य है वो है 1, 2 और 3। इन तीनों को आप आराम से देख लीजिए। इसके अतिरिक्त आपके दिमाग में कोई भी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, किसी भी प्रकार की शंका है, या आप चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर पहले वीडियो चाहिए, आप जो भी वीडियो उसकी आप गुजारिश करेंगे आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मेरे तक वो जैसे ही कमेंट पहुंचेगा मैं आपके लिए वो चीज जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।